previous class we have studied about the syntax directed translation, and we have understand what is a grammar plus semantic rule define the syntax direct translation. Okay, so each grammar associated with sub semantic rule, it is a compulsory whenever we have defined the syntax direct translation. And after that we have studied that the application of a syntax directed translation for the purpose of a evaluation of a given arithmetic expression, number of a reduction, infix to postfix, infix to prefix. And with the help of a one example, we have tried to understand how it is the exactly work syntax directed translation. Now, and at the last moment, we have discussed about the attributes. That is a terminology used in the syntax directed translation. Let me try to open your OneNote. If it is OneNote is open, it's good. Yes, it's working now. Have you any questions? Anybody? Please ask. Because 1-2 second. Anyone? Have you any questions? Shivendra? शिवेंद्र, वंशिका, प्रतिभा, रिया, हैव यू एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी हैव नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन। चलो चलो फिर ठीक है, एट्रीब्यूट सीखते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द एसडीटी, व्हाट इज अ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ठीक है, इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम डिफाइन कर रहे थे लास्ट मोमेंट पे, और क्लास की टाइमिंग हो गई थी, तो उसको सीखते हैं। बिकॉज दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज फॉर द व्हेनेवर वी हैव डिफाइन द टाइप ऑफ ए सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। तो जब हम उसके टाइप की कैटेगरी करेंगे तो ये कुछ फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। समझते हैं क्या है एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं। वैसे तो एक एट्रीब्यूट्स की बात आपने वहां पे भी पढ़ी होगी, डेटाबेस पढ़े थे ना, एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन करते। तो यहाँ पे एसडीटी की एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, समझते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, देयर आर टू कैटेगरी ऑफ दिस वन। फर्स्ट जो कैटेगरी का नाम दिया गया है उसका नाम है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। इस टॉपिक से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे पुट अप होंगे कि टाइप ऑफ ए सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, व्हाट इज ए एस एट्रीब्यूट, डिफाइन द एस एट्रीब्यूट, डिफाइन द एल एट्रीब्यूट। तो जो इसकी टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्चुअल चीजें, वो चीजें थ्योरेटिकली हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो, क्योंकि नोट्स में कैसा दिया है वो आपने देखा होगा, या अभी मैं एक बार गो थ्रू कर दूंगा उसको। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स, समझते हैं इन दोनों को क्या है। There are two type of attributes. We have used the draw. Okay. ठीक है, दो कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट एंड सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, जो कि इसकी कैटेगरी में यूज होते हैं। दोनों को समझते हैं क्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज अ सिंथेसिस एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल हियर A is given, A is that grammar is given. Okay, for example A is the production of a BCD. Okay. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल a डॉट s मैथमेटिकली मैं डिफाइन कर रहा हूं। देखो, इन अ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। इफ a वैल्यूज, दैट मीन एट्रीब्यूट की बात हो रही है, इफ a वैल्यू फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ए चिल्ड्रन एट्रीब्यूट्स। जो भी a एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है वो किसके ये फाइंड आउट करने के लिए, इफ एनीबॉडी आस्क टू द फाइंड आउट द a एट्रीब्यूट्स,
ठीक है। ए एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं ये अप्रोच फॉलो करता हूँ, ये फॉलो विद द हेल्प ऑफ ए चाइल्ड एट्रीब्यूट, चाइल्ड एट्रीब्यूट की हेल्प से अगर मैं ए एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करता हूँ, तो सच काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स नोन एज द सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। आप लिखना चाहो तो लिख लो इस बात को कि इफ ए वैल्यू दैट इज द एट्रीब्यूट, ओके, ए वैल्यू अगर कोई पूछे ए वैल्यू दैट मीन एट्रीब्यूट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ए वैल्यू दैट मीन एट्रीब्यूट फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ए चिल्ड्रन एट्रीब्यूट्स called the synthesized attribute. If a attribute defined on the basis of only children attribute, अगर मैथमेटिकली फॉर्म में इसको मैं डिफाइन करता हूँ दैट मीन ए एस, एस का क्या मतलब है, यहाँ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए एस को यूज किया है या सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स को। इफ दिस द डिफाइन फॉर एग्जांपल एफ, तो थ्योरेटिकल बोला वही मैं मैथमेटिकली फंक्शन में आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल बी डॉट एस ऑब्लिक सी डॉट एस डी डॉट एस। जो भी ए एट्रीब्यूट है उसको डिफाइन करने के लिए अगर मैं सिर्फ चिल्ड्रन एट्रीब्यूट को यूज करता हूं तो सच काइंड ऑफ एट्रीब्यूट नोन एज द सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, ओके। एंड व्हाट सिचुएशन इन द इनहेरिट एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल सेम ग्रामर हम यहाँ पे लेते हैं जिससे दोनों में डिफरेंस पता चलता है। फॉर एग्जांपल ए टाइप टू बी सी डी, ओके। और अगर ये ऐसा है तो ये इनहेरिट एट्रीब्यूट का मतलब आप सीधा पता होगा, इनहेरिट क्लास और सब चीजें पढ़ोगे, मतलब चिल्ड्रन एट्रीब्यूट्स के साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिबलिंग्स के साथ में जो उसके पेरेंट होते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव डिफाइन द सी डॉट आई, अगर मैं ये डिफाइन कर दूं इनहेरिट एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, इट्स द कंप्लीटेड आइदर फ्रॉम पेरेंट और फ्रॉम सिबलिंग। इस एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं फाइंड आउट करता हूं सी डॉट आई, फॉर एग्जांपल वी हैव ट्राई टू फाइंड आउट सी डॉट आई, ठीक है। सी डॉट आई को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ क्या था, व्हेन ए के एट्रीब्यूट को डिफाइन करते थे तो क्या होता था, दैट्स ओनली फॉर द चिल्ड्रन, उसका चिल्ड्रन या सिबलिंग्स को यूज करते थे। यहाँ पे सिबलिंग्स के और चिल्ड्रन के साथ में उसके पेरेंटल को भी यूज कर सकते हैं। जैसे इनहेरिट क्लास हम लोगों ने डिफाइन किया हो तो क्या होता है, जिस क्लास को मैं इनहेरिट करता था, जो बेस क्लास होता था, तो वहाँ के सारी फंक्शनलिटी को जो भी क्लास या फंक्शन उसको या डेटा टाइप हम यूज करते थे उसको इनहेरिट करते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इनहेरिट का भी है, तो मतलब पेरेंटल को भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इनहेरिट में, और यहाँ पे ओनली फॉर द चाइल्ड, बस ये छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो मैथमेटिकली फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूँ, इसका क्या मतलब है, दैट मीन s डॉट i डिफाइन विद द हेल्प ऑफ b डॉट i, ये जो i और s है बस उसको एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए बताया गया और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। i ऑब्लिक a डॉट i, इज इट क्लियर? क्या एनीबॉडी एनी डाउट? आप लिखना चाहो तो इस बात को लिख लो कि हियर द आइदर फ्रॉम द पेरेंट्स और फ्रॉम द सिबलिंग साइड्स, इट्स कंप्लीटेड आइदर फ्रॉम, इसमें से एरो करके लिख दे, इनहेरिटेड टू इट्स कंप्लीटेड आइदर फ्रॉम पेरेंट्स और द सिबलिंग साइड, ठीक। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज कहाँ होता है, ये चीजें हम सीखेंगे यहाँ पे। इट इज यूज इन द टाइप ऑफ एलजीटी, एक डिफिनेशन है जो भी थ्योरेटिकल पार्ट में मैक्सिमम बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि टाइप ऑफ एलजीटी के बारे में आप बताइए, टाइप्स ऑफ एसपीटी। एनीबॉडी हैव यू एनी आइडिया व्हाट टाइप ऑफ एलजीटी? किसी को कुछ आइडिया है क्या, पढ़ाई किया है? कैटेगरी है एस एट्रीब्यूटेड, मोस्टली इस पर सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाता है कि एस एट्रीब्यूट्स के एस एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूट में डिफरेंस बता दीजिए, इसीलिए इसको दिया गया एस एट्रीब्यूटेड डिफिनीशन, ठीक है। सेकेंड वन इज नोन एज द एल एट्रीब्यूट, ओके। एल एट्रीब्यूटेड डिफिनीशन, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस सीख लेते हैं, क्या है ये डिफरेंस। देखो ये कॉन्सेप्ट बताने का मतलब क्या था, ये टर्म्स यहाँ पे यूज होता है, ये आपसे हो सकता है एट्रीब्यूट्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा पेपर में आपके, बट दैट इज अ बेसिक जो
एस एट्रीब्यूट को डिफाइन करते समय और एल एट्रीब्यूट को डिफाइन करते समय ये दोनों वर्ड यूज किए गए थे। कौन सा? सिंथेसाइज एट्रीब्यूट और इनहेरिट एट्रीब्यूट। तो वो अगर हमें पता ही नहीं होंगे इन दोनों का मतलब क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को डिफाइन करते समय क्या करते हैं, ओनली फॉर यूज द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन या सिबलिंग्स का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सिबलिंग्स के साथ साथ में पेरेंटल को भी यूज कर सकते हैं इफ इट इज ए इनहेरिट एट्रीब्यूट्स। ओके, अगर आप डिफरेंस लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे, इट इज इंपॉर्टेंट, लिख ही लीजिए आप, ठीक है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ एंड आप यहाँ पे लिख लो कि ये जो एस एट्रीब्यूट है, इट इज यूज्ड ओनली द सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। अब देखिए, अगर सिर्फ ये डिफिनेशन बताया इट इज यूज्ड द सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, तो उसका मतलब समझाने के लिए आप यहाँ पे समझ गए सिंथेसाइज का मतलब क्या है, यूज ओनली फॉर द चिल्ड्रन। अगर मैं एल एट्रीब्यूट की बात करता हूँ, इट इज यूज्ड द बोथ सिंथेसाइज एंड इनहेरिट, ठीक है। इट इज यूज्ड द सिंथेसाइज एंड इनहेरिट। सेकंड पॉइंट है, इट इज अ सेमेंटिक रूल विल बी द प्लेस एट द राइट मोस्ट पोजीशन हियर द, ठीक है। Semantic rule placed at the rightmost position, and in which the semantic rule can be placed at the anywhere at the rightmost position, ठीक है। It is use the bottom up approach। अगर मैं L attribute की बात करता हूँ, it is use the bottom up approach for the evaluation। अगर मैं L attribute की बात करता हूँ, it is use the both depth first evaluation and bottom up। L attribute में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ बॉटम अप यूज होता है, यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ा हुआ है कि नहीं? हैव यू एनी आइडिया अबाउट डेप्थ फर्स्ट सर्च? डेटा सेक्शन में पढ़ा होगा आपने। जो मैं ट्री को ट्रेवल करता हूँ ना, अगर आप देखो किसी ट्री में, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के ही ट्रेवल करता हूँ। यहाँ से मूव करता हूँ, सारे लीफ को इस तरीके से कवर करता हूँ, फिर बाहर हो जाता हूँ, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। चलिए मैं एक बार आपके नोट्स देख लेता हूँ कि क्या है आपके सिलेबस में, ओके, जिससे जितनी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी ही बात हो। ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, सिंटैक्स कैरेक्टर ट्रांसलेशन ये हो गया, इवोल्यूशन ऑफ सेमेंटिक रूल, यस। यहाँ पे देखिए, there are two notation for the matching the semantic rule, syntax directed translation, the high level specification, hiding the implementation, the attribute grammar, syntax directed definition से यहाँ पे देखना स्टार्ट करो, ठीक है। एक बार इसको गो थ्रू करिए, ये दोनों चीजें जो मैं आपको बता रहा था, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट एंड इनहेरिट एट्रीब्यूट, प्रैक्टिकली समझ में आया? जो मैं वहां पे डेफिनेशन, आपके सिलेबस में सिर्फ ऐसे डेफिनेशन दिया, बट मैं बैठे एक बार इसको 2 मिनट में, 1 मिनट में रीड कर लो आप लोग, ठीक है, फिर इस पे बात करते हैं। एक बार किसी ने पहले से देखा हुआ है? यस, एक बार गो थ्रू हो जाइए, जस्ट डेफिनेशन कट से पढ़ लो, फिर बात करते हैं। और एक बार रिकॉल करो, कोई डाउट हो यहाँ पे तो बताइए आप, ठीक है। एक
Yes. Have you any questions? हाँ, please ask. Shivendra? Shivendra, are you here? No questions. हाँ, आवाज एक बार फिर से बोलिएगा. No questions. No questions. Okay. समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, कुछ नया तो नहीं लग रहा? राहुल, Yes sir, आ रहा है. आ रहा है? चलो ठीक है, जो चीज नहीं है एकदम क्लियरली फ्री होके बोलो, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा डिफरेंस तो होता है. ठीक है. अब देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है यहाँ पे. सेमेंटिक एनालिसिस का सीधा सीधा मतलब है, सारे वर्ड को मैं बताता जा रहा हूँ कैसे कैसे, एक बार पूरी नोट्स को समझ लो अच्छे से, जिससे आप पढ़ो तो समझ आए. सेमेंटिक एनालिसिस का क्या मतलब है, दैट इज मीनिंग उसकी, जो मैं टाइप कॉस्टिंग और सारी चीजें करता था, हाँ, जो फेज 3 की बात है वो चीजें हैं, उसकी मीनिंग चेक करते हैं. फिर इसको चेक करने के लिए अब तो ये हमने सीधे सीधे पढ़ लिया कि सर ये करता है, बट ये करता कैसे है. ठीक है ना. जैसे सेमेंटिक हम टाइप चेकिंग करते हैं, देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, सेमेंटिक एनालाइजर कंप्यूट द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ ए प्रोग्राम एंड द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर इज नोन. ठीक है, उसकी मीनिंग निकालने के लिए यूज करते हैं, सेमेंटिक एनालिसिस करते हैं. जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, लेक्सिकल एनालाइजर था, नेक्स्ट फेज द सिंटैक्स एनालाइजर, आफ्टर दैट द सेमेंटिक एनालाइजर. तो सेमेंटिक एनालाइजर का द रिप्रेजेंटेशन, ये लाइन पढ़िए आप, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मुलेशन द कॉल्ड द सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन. अब अगर ध्यान से हम एक चीज समझते हैं कि हमने जो भी फेज ऑफ ए कंपाइलर पढ़ा हुआ है, तो व्हाटएवर, अगर मैं सोर्स कोड को लिखता हूं, व्हेनेवर वी रिटन द सोर्स कोड को मैं लेक्सिकल एनालाइजर के पास देता हूं, तो ऐसे आउटपुट क्या करता है, वो जो भी प्रोग्राम होता है उसको टोकन के फॉर्म में ऐसे आउटपुट देता है. ठीक है. वो जो टोकन होता है वो सेव होता है कहाँ पे, सिंबल टेबल में सेव होता है. ठीक. अब जब मैं नेक्स्ट फेज में आता हूँ, नेक्स्ट फेज क्या है, सिंटैक्स एनालाइजर. ओके. सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, जो भी टोकन था, व्हाटएवर टोकन इज गिवन, और ग्रामर की हेल्प से वो क्या करता है, पास ट्री कंस्ट्रक्ट करता है. आउटपुट के इनपुट क्या लेता है, टोकन, सिंटैक्स एनालाइजर, और आउटपुट के फॉर्म में क्या करता है, पास ट्री बनाता है. अब इसके आउटपुट में दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो पास ट्री बना पाएगा या तो नहीं बना पाएगा. क्लियर है सबको? इफ इट इज एबल टू बिल्ड अप द पास ट्री. ठीक. पास ट्री कैसे बनाता है, पार्सर की हेल्प से बनाता है, कितने टाइप के पार्सर होते हैं, समझ में आ रहा है. तो डिफरेंट डिफरेंट पार्सर हम लोगों ने पढ़ा कि टॉप डाउन पार्सर होता है, ठीक है, बॉटम अप पार्सर होता है. टॉप डाउन, एनीवन टेल मी द नेम ऑफ ए टॉप डाउन पार्सर. टॉप डाउन पार्सर का नाम बताओ. राहुल आप बताइए. टेल मी द नेम ऑफ ए टॉप डाउन पार्सर. प्रतिभा. सर LL1 पार्सर. और दूसरा बताओ. LL1 तो LL1 वेरी गुड. और यस यस, LL1 इज राइट. और एक और बताओ. रिकर्सिव डिसेंट पार्सर कौन सा है? इट इज टॉप डाउन और बॉटम अप. ठीक है. रिकर्सिव डिसीजन पार्सर LL1. आफ्टर दैट वी हैव स्टडी द बॉटम अप. तो सारे हमने पार्सर पढ़ा. अगर कोई पूछे कि पार्सर किस फेज में है, तो ये सिंटैक्स एनालाइजर वाले फेज में है. ठीक है. वहां पे डिफरेंट डिफरेंट पार्सर क्या करता है, पार्सर द मीनिंग, पार्सर क्या एक मशीन है, इट इज जस्ट जनरेट द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग को क्या करता है, जनरेट करता है. तो डिफरेंट डिफरेंट पार्सर हम लोगों ने पढ़ा. टॉप डाउन पार्सर में हमने पढ़ा कि LL1 होता है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता है. फिर आफ्टर दैट हम बॉटम अप पे गए. बॉटम अप में हमने देखा कि हमने LR0 आइटम पढ़ा, ठीक है, SLR1 पढ़ा, LLR1 पढ़ा, CLR1 पढ़ा. फिर ये जो 4 कैटेगरीज थी उस पे हमने लर्न किया कि जो LR0 आइटम है, SLR1 है, ये LR0 आइटम से सॉल्व होता है. ठीक है. LLR1 मैं पूरा रिकैप कर रहा हूँ आपको 2 मिनट है, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे पढ़ रहा है, उसका क्या यूज है. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हाँ, LALR1 एंड CLR1. ठीक है. ये दोनों सॉल्व होता है LR1 आइटम से. LR1 आइटम और LR0 आइटम में डिफरेंस क्या है? LR0 आइटम में क्या करते हैं, दो कॉन्सेप्ट यूज होता है. कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं? क्लोजर एंड गो टू. इज इट क्लियर? क्लोजर क्या करता है, जो भी प्रोडक्शन ग्रामर दिया हुआ है उसके सबके स्टार्टिंग में डॉट लगाता है. डॉट के बाद का अगर वेरिएबल है तो उसको एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं, अगर नहीं है तो वहीं से टर्मिनेट कर देते हैं. ठीक है. गो टू क्या करता है, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जो स्टेट चेंज होती है उसकी इंफॉर्मेशन हमें गो टू में स्टेट चेंज होने के बाद है. क्लोजर क्या होता है, क्लोजर स्टेट नहीं चेंज करता, वो उसी पे लूप में क्लोजर, क्योंकि क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या होती है,
अगर मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अगर याद होगा आपको, फॉर एग्जांपल ए बिलोंग टू सेट ई, बी बिलोंग टू सेट एस, both A and B belong to set S, okay? And whatever operation we have performed, for example, A plus B, whatever result we have find out, that's also belong to the set S. ये क्लोजर की डिफिनेशन होती है। तो सेम इसी प्रॉपर्टी से क्या होता है कि वो अपना जो लूप होल है उससे छोड़ के बाहर नहीं जाता, तो इस क्लोजर का प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम एक्सपैंड करते हैं तो विद इन वो सर्किल ही रहता है, ठीक। हाँ, अब देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था जो पार्शल हम लोगों ने पढ़ा था कि टोकन लिया और पार्स ट्री बना दिया। अब हमारे पास जो पार्स ट्री आया, नेक्स्ट जो फेज आता है वो कौन सा फेज आता है? सेमेंटिक एनालाइजर का। सेमेंटिक एनालाइजर में इनपुट क्या होगा? एनीवन? व्हाट इज ए इनपुट ऑफ ए सेमेंटिक एनालाइजर? सर टोकन। अरे नहीं, सेमेंटिक एनालाइजर की बात कर रहे हैं। सर तो पार्स यस यस एग्जैक्टली पार्स ट्री होगा, ठीक है। अब सेमेंटिक एनालाइजर में क्या आया? पार्स ट्री आया। पार्स ट्री आने के बाद सेमेंटिक एनालाइजर क्या करता है? एनीवन? व्हाट इज द रोल ऑफ ए सेमेंटिक एनालाइजर? टाइप कास्टिंग। एग्जैक्टली, उसके टाइप कास्टिंग देखता है, उसकी मीनिंग देखता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो एनिमेटेड पार्ट पे देता है। हाँ राइट। अब देखो यहाँ पे देखो इस चीज को पढ़िए, फिर आप अब देखो जिन लोगों को ये पता होगा कि ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए इसीलिए ये चीज लिखा है। अब देखो ये सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ तो लिए, लेकिन अब ये तो समझो ये कहाँ अप्लाई करते हैं। इस फर्स्ट लाइन को पढ़िएगा, द प्रिंसिपल ऑफ ए सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन state that meaning of a input sentence is related its the syntactic structure to the parse tree, ठीक है। जो सिंटैक्स डायरेक्शन ट्री है ये एक वे ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी मैं पार्स ट्री एज ए इनपुट लिया था सबकी मीनिंग चेक कर रहा हूं। ये बात समझ में आई? ठीक है। बाय द सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन we notated the formation specification translation the programming language construct guided by the context free। ये चीज तो हमने पहले पढ़ा है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हुई है, चाहे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, व्हाटएवर, वो कहाँ तक है? अप टू, अगर लैंग्वेज की कैटेगरी में, अप टू कॉन्टेक्स्ट फ्री, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाता, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव तक नहीं जाता, कॉन्टेक्स्ट फ्री तक में ही सारे सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए इन्होंने लिखा कि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट गाइडेड बाय द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। We associated the attribute to the grammar symbol representing the language construction। लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन के समय हमें एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन करना पड़ता है। क्यों डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट्स? क्योंकि एट्रीब्यूट से हमें ये पता चलता है कि जो हम इसको सॉल्व करेंगे वो किस स्ट्रक्चर में और किस मतलब वे ऑफ ए रोड मैप बोल सकते हैं कि उसको डिफाइन करने के लिए। द वैल्यू ऑफ ए एट्रीब्यूट द कंप्यूटेड बाय द सेमेंटिक रूल एसोसिएटेड विद द ग्रामर प्रोडक्शन। ये चीजें का इसका तो हमने एग्जांपल भी करके देखा है इस लाइन का। अगर आपको याद होगा कि व्हेनेवर वी हैव डिफाइंड ट्रांसलेशन, तो वहां पे डायरेक्टली मैंने बोला था कि सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ग्रामर प्लस सेमेंटिक रूल, ठीक है। तो ग्रामर को हम देखते हैं और जो सेमेंटिक रूल वाला पार्ट होता है वो एज ए एक्शन काम करता है, जो भी वहां पे डिफाइन किया गया है वो उस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ ए एट्रीब्यूट आर कंप्यूटेड बाय द semantic rule associated with the grammar production। देखिए ये बुक की लैंग्वेज है, इसीलिए मैं पहले उसका फंडामेंटल बताता हूँ, फिर जिससे आप बुक की लैंग्वेज को कोरिलेट कर पाए, ठीक है। द इवेल्युएशन ऑफ ए सेमेंटिक रूल का क्या मतलब है? जनरेट द कोड, इंसर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू द सिंबल टेबल, परफॉर्म द सेमेंटिक चेकिंग, एरर इशू। तो जो भी एरर आता है वो एरर हैंडलर में जाता है, और सिंबल टेबल से जो भी चीजें इंसर्ट करनी है, इंफॉर्मेशन को फेच करना, वो सिंबल टेबल है, डेटा स्ट्रक्चर काम करता है। यहाँ पे जनरेट कोड का मतलब जो दिया हुआ है, तो जनरेट कोड जो भी हम उसका सेमेंटिक रूल है वो हम इसको ऐड ऑन करते हैं, इसलिए जनरेट कोड यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। देयर आर टू नोटेशन फॉर अटैचिंग द सेमेंटिक रूल। जो अभी हम आपको बात कर रहे थे वो दो तरीके में किया गया था। सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन किया होता है, हाई लेवल स्पेसिफिकेशन हाइडिंग मेनी इंप्लीमेंटेशन कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स ग्रामर, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ग्रामर का सिग्निफिकेंस बस इतना ही है कि उसको जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट वे में उसको डिफाइन करता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जानते हैं? जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। जैसे राहुल, मैं आपका एग्जांपल ले लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना राहुल? नहीं है सर। हाँ ठीक है राहुल, ध्यान से समझना। जैसे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मैं उसकी फिजिकल डिटेल के बारे में ध्यान नहीं दे रहा हूँ,
जैसे मैंने राहुल को एक चीज पूछा यहाँ पे कि राहुल एक काम करो, आप मेरी केबिन में जाओ और वहां पे डस्टर रखा हुआ है। जैसे राहुल, समझो कि राहुल की क्लास नहीं चल रही थी, बट मैं किसी दूसरे सेक्शन में पढ़ा रहा था, मुझे राहुल दिख गया, तो मैंने राहुल को बोला कि राहुल यहाँ आओ, ये कहीं घूम रहा था मे बी, ठीक है, मैंने राहुल बोला कि राहुल यहाँ आओ और मेरे केबिन में डस्टर रखा हुआ है, डस्टर लेके आ जाओ। ठीक, इन्होंने कहा ठीक है सर। ये गए केबिन तक, डस्टर लेके आए, दे दिए। अब देखो ये क्या हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन हुआ। क्यों ये एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन हुआ? क्योंकि मैंने ये नहीं पूछा कि राहुल आप चाय पीने जा रहे हो, कॉफी पे जा रहे हो और यहाँ क्यों घूम रहे हो। आई डजंट नीड एनी टाइप ऑफ ए फिजिकल डिटेल, या पहले क्या कर रहे थे, बाद में क्या कर रहे थे, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, हमने इनको टास्क दिया, इन्होंने उस टास्क को परफॉर्म किया, बात खत्म। अब इसके बाद वो कैफेटेरिया में बैठ रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, कि घर चले जा रहे हैं, मैंने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है, तो इस टाइप के जो एब्स्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिटेल, मतलब मैंने किसी स्पेसिफिक, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, द हाई लेवल स्पेसिफिकेशन हाइडिंग मेनी इंप्लीमेंटेशन डिटेल। ठीक है, मेनी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स, वो कोई फिजिकल डिटेल्स के बारे में नहीं जानना। मैंने ये भी नहीं पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका होम टाउन कहाँ है, कितने आप सिबलिंग्स हैं, कलीग्स हैं, कुछ नहीं, बस टास्क दिया, परफॉर्म। तो यहाँ पे इसीलिए क्या करता है, जो एब्स्ट्रैक्ट, ये सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, द हाई लेवल स्पेसिफिकेशन हाइडिंग मेनी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स, मेनी इंप्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करता है, सिर्फ ग्रामर को देखता है। ठीक है, और ग्रामर के साथ जो भी एसोसिएटेड एक्शन है, जिसको हम बोलते हैं सेमेंटिक रूल, ओके, सिर्फ वो डिफाइन करता है, बाकी कोई फिजिकल डिटेल की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इस एग्जांपल से समझ में आया ये लाइन? यस, हाँ प्लीज बताते रहिए, आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। आ गया, वेरी गुड। अब देखो, ट्रांसलेशन स्कीम का क्या मतलब है, मोर इंप्लीमेंटेशन ओरिएंटेशन द इंडेक्ट ऑर्डर द सेमेंटिक रूल टू बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। देखो, ग्रामर सिंबल एसोसिएट विद द सेट ऑफ एट्रीब्यूट। अब ये लाइन थोड़ा सा समझ लो। वैसे इसका जो लॉजिक वाला पार्ट था, इसलिए मैंने पहले उसको वहां से बताया, फिर नोट्स पे आया हूं, इससे आपको समझ में आया। Syntax directed definition, the grammar symbol associated with the set of attributes, the production associated with the semantic rule and हाँ, एक चीज इस वर्ड का मतलब समझो, एनोनेटेड पार्स ट्री का क्या मतलब है? एनोनेटेड का मतलब मॉडिफाइड पार्स ट्री आप बोल सकते हैं। अब देखो, जो हमारे पास सेमेंटिक एनालाइजर था, उसमें इनपुट में हमने पार्स ट्री दिया था, एंड व्हाटएवर आउटपुट वी हैव गेट, उसका जो नाम है उन्होंने बोला एनोनेटेड पार्स ट्री। एनोटेटेड पार्स ट्री का मतलब क्या होता है? उन्होंने सबकी टाइप कास्टिंग चेक की बॉटम अप अप्रोच से। ठीक है, बॉटम अप्रोच से देखा कि पता चला इंटीजर जो मैंने डिक्लेयर किया था उसमें इंटीजर वैल्यू जा रही थी कि फ्लोट जा रही थी। ठीक है, फ्लोट किया है तो उसमें किस तरीके से जा रहे हैं, कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो सबकी मीनिंग चेक किया। ये सारी चीजों करने के बाद जो एज ए आउटपुट मिला, उसका नाम दिया क्या? एनोटेटेड पार्स ट्री। उसके बाद यहाँ पे देखो, देयर आर टू काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात किया है यहाँ पे। ठीक है, जिसको अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहे थे, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट एंड इनहेरिट एट्रीब्यूट। देखो यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन हमने वहाँ पे एग्जांपल लेके आपको इसीलिए दिखा। लेकिन अगर आप उसको समझ गए होंगे तो यहाँ पे समझ जाएंगे कि सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का क्या मतलब है। दे आर कंप्यूटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ए एट्रीब्यूट फ्रॉम द चिल्ड्रन। हमने वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था ए डिराइव टू बी सी डी। तो फॉर एग्जाम्पल ए का कोई एट्रीब्यूट मुझे डिफाइन करना है, तो इट्स द ओनली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ इट्स चिल्ड्रन। अगर सिर्फ मैं उसके चिल्ड्रन में हमने क्या लिखा था, BCD, अगर मैं सिर्फ BCD के चिल्ड्रन की हेल्प से एक एट्रीब्यूट कोई भी डिफाइन करो, तो सच काइंड ऑफ एट्रीब्यूट नोन एज द सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। अब बात करते हैं इनहेरिट एट्रीब्यूट्स की। दे आर कंप्यूटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द अरिथमेटिक ऑफ ए बोथ द सिबलिंग्स एंड द पेरेंट नोड्स। ये भी सिमिलर है, बट इसमें एक चीज एड ऑन फीचर हो सकता है कि मैं किसी भी एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा हूँ, तो वहां पे सिबलिंग्स का भी यूज कर रहा है और साथ में जो पेरेंट है उसका भी यूज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया था क्या, A derived to BCD and we have tried to find out the attribute of a C. Is it clear? याद है सबको? ठीक है, तो C का एट्रीब्यूट हमने क्या किया, तो फंक्शन ऑफ है वो पेरेंटल A का भी एट्रीब्यूट हो सकता है, और जो उसके सिबलिंग्स हैं अब B एंड D, उससे भी एट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये छोटी सी डिफिनेशन है। अब मैं बात करता हूँ सिंटैक्स डायरेक्शन डिफिनेशन एंड एग्जांपल। लेट अस से कंसीडर ग्रामर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये तो हमने, ये एग्जांपल हमने किया था, अगर आपको ध्यान में होगा तो। Let us consider grammar for the arithmetic expression. ठीक है, the syntax directed definition associated with each non-terminal in the
यहाँ पे एट्रीब्यूट जो देखिए यहाँ पे सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, अब देखो कहीं पे भी सिंथेसाइज एट्रीब्यूट दिया है, इसका क्या मतलब है? एनीवन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंथेसाइज एट्रीब्यूट? प्लीज रिस्पॉन्ड। इसका क्या मतलब है? सिंथेसाइज एट्रीब्यूट दिया है तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, और ये डायग्राम भी है, देख लो यहाँ पे, दिस वन आई थिंक, यस इट इज अ विजुअल ऑल ऑफ यू ना। What do you understand by the synthesized attribute? Please respond. Anyone? Yes, Visweswar. I think Visweswar ही नाम है। हाँ अभी बताओ, फिर लास्ट में एक अच्छी गुड न्यूज देंगे आपको, आपके बेनिफिट वाली चीजें। हाँ बताओ, देखो कौन रिस्पॉन्ड करता है। राहुल आप बताएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द दिस वन सिंथेसाइज एट्रीब्यूट? एनीवन? प्रतिभा? यस एनीबडी वांट टू शेयर? अगर कोई भी बताना चाहे तो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन? शिवेंद्र आप बताओ। सर जिसकी वैल्यू कंप्यूट करने के लिए सिर्फ पेरेंट सिंथेसाइज में उसमें जो पेरेंट एट्रीब्यूट उसके चाइल्ड से कंप्लीट होता है, और हाँ मतलब ओनली चाइल्ड एट्रीब्यूट दोनों से होता है, एग्जैक्टली। पेरेंट और ये चीज समझ गया ना। अगर किसी भी डिफिनेशन में ये लिखा है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी एट्रीब्यूट्स हम निकालेंगे उसको यूज करते समय हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उसके चिल्ड्रन एट्रीब्यूट्स को काउंट करेंगे। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया ये बात? ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट कॉल्ड द वैल्यू। इसीलिए इस एग्जांपल को देखो मैंने दूसरे तरीके से बताया था। मैं आपको बताया था कि कैसे अर्थमेटिक वो एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करता है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन है और सेमेंटिक रूल, ये चीज तो समझ में आई। अगर कहीं पे भी प्रोडक्शन के साथ सेमेंटिक रूल दिया है, इसका क्या मतलब है? वो क्या है? वो दैट इज ए सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर? अगर सिर्फ प्रोडक्शन दिया है तो ग्रामर है, ग्रामर प्लस क्या होगा, सेमेंटिक रूल। यही चीज तो पढ़े थे ना, ग्रामर प्लस सेमेंटिक रूल क्या होता है, सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे देखो ई डॉट वैल्यू किया, आई थिंक यही एग्जांपल सॉल्व किए थे क्या हम लोग? हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैंने अपने से लिया था, इन्होंने दो फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एस एट्रीब्यूट की डेफिनेशन को देखते हैं क्या है। सेम हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो एस एट्रीब्यूट डेफिनेशन क्या है? द सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन दैट यूज ओनली द सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। अब जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा था, यही चीज डिफरेंस अभी बताया था कि एस एट्रीब्यूट डेफिनेशन हमेशा क्या करता है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को यूज करता है। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का सिंपल सा मतलब है सिर्फ ओनली एंड ओनली चिल्ड्रन एट्रीब्यूट्स को काउंट करेंगे। इवोल्यूशन ऑर्डर की बात करें तो सेमेंटिक रूल इन एस एट्रीब्यूट डिफाइन कैन बी इवैल्यूएटेड द बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं और पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर। ठीक है, आप इतना लिख दोगे, बॉटम अप द मोस्ट बोथ आर सेम। ठीक है, जो चीज समझ पा रहे होंगे, तो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन द एस एट्रीब्यूट। ठीक है, कोई मतलब नहीं। एक उन्होंने एनोटेटेड पार्स ट्री बनाया और उसको इवेल्युएट किया। अब मैं एल एट्रीब्यूट की बात करता हूँ। देखिए जनरली इसमें दिया नहीं है, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चंस आपसे पेपर में हर साल समझो पेपर आउट है, वो ये पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लिखना चाहो तो लिख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस एट्रीब्यूट डेफिनेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस एट्रीब्यूट एंड एल एट्रीब्यूट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एमंग आपके गेट के पेपर में भी पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, और आपके एकेटीयू में भी पूछता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है ये बता दीजिए। तो इसके डिफरेंस को देख के जाएंगे, आप लिख लीजिए, गूगल करेंगे तो वहां पे भी डिफरेंस मिल जाएगा आपको। और वैसे मैंने डिफरेंस बता भी दिया है। ठीक है, तो रिटन फॉर्म में वहां से मिल जाएगा।
तो देखिए द एल एट्रीब्यूट इज द इनहेरिट एट्रीब्यूट, द xi इज द राइट साइड, ठीक है। तो RHS राइट हैंड साइड में ही होता है, द xi डिपेंड ऑन द ओनली एट्रीब्यूट x1 x2 द सिंबल ऑफ द लेफ्ट साइड द इनहेरिट एट्रीब्यूट ए। तो अगर मैं इसको आप इजी लैंग्वेज में लिख लो, इसमें उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स किया हुआ, ये डिफरेंस आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं आपको। ठीक है, लिख लो एस एट्रीब्यूट डिफिनेशन और एक साइड में लिखिएगा एल एट्रीब्यूट डिफिनेशन। एस एट्रीब्यूट में लिखिएगा इट इज यूज ओनली द सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, ओके। एल एट्रीब्यूट में लिखे इट इज यूज द बोथ सिंथेसाइज एंड इनहेरिटेड। सेकेंड पॉइंट, द इन एस एट्रीब्यूट semantic rule will be placed at the rightmost place, HS साइड, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में rightmost post place पे ही placed होता है। and in the L attribute the semantic rule can be placed at the anywhere as the right hand production। अब इवोल्यूशन की बात करते हैं दोनों पैरामीटर पे, तो S attribute बॉटम अप अप्रोच को यूज करता है एंड L attribute यूज द डेप्थ फर्स्ट इवोल्यूशन एंड बॉटम अप अप्रोच, ओके। तो ये छोटा सा डिफिनेशन है जो मोस्टली बार पूछा जाता है। तो इनहेरिटेड इन वो सिंपल सा होता है कि इनहेरिटेड और सिबलिंग्स को यूज करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द ट्रांसलेशन, restricted about translation, the inherited xi the must be computed with the action xi is must be, ठीक है। चलो ये सब कोई काम की बात नहीं। सिंबल टेबल में बस उन्होंने बताया जब भी जरूरत होगी तो सिंबल टेबल से वो डेटा एक्सप्रेस करते हैं, जैसे पास्ट सेमेंटिक एनालाइजर, ठीक है। सिंबल टेबल एज ए इंटरफेस की तरीके से भी काम करता है, एलोकेशन फ्री इंसर्शन, क्योंकि ऐसे ये डेटा स्ट्रक्चर काम करता है, ठीक है। तो सिंबल टेबल पे भी क्वेश्चंस आपसे पुट अप होते हैं। What is a symbol table? I describe the short notes in the symbol table. तो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन स्कीम में भी आप देखेंगे तो सिंबल टेबल के लिए अलग अलग उसकी कंप्यूटेशन एनालिसिस की गई है कि अगर ये लिंक लिस्ट होता तो क्या होता, ठीक है। ये एरे होता तो किस तरीके से बिहेव करता, ये बाइनरी सर्च होता तो क्या परफॉर्मेंस होती। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी भी हुई हैं, एक बार देख लीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। लुकअप का मतलब सर्च होता है, जैसे यहाँ पे लगा ना इंसर्शन एंड लुकअप इज द ऑर्डर ऑफ एन। और कोई टर्म जो आपने अवेयर नहीं हो? यस, यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। ये रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए मैं आपको सी का कंपाइलर लेके बताऊंगा जिससे आप समझ पाए। इसके लिए आप यहाँ जाइए, ये है स्टोरेज डायग्राम। किसी ने इस डायग्राम को पहले भी पढ़ा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। द कोड, स्टैटिक डेटा, स्टैटिक एंड हिप। Yes, anybody have you any information about this diagram? Yes, sir. जब C++ पढ़ाया जा रहा था 12th में तो बताया गया था कहाँ पे मेमोरी एलोकेशन होता है। यस, ये वही चीज है रन टाइम एलोकेशन का जो है। तो शिवेंद्र ने पढ़ा हुआ है। शिवेंद्र, आपका सीबीएसई बोर्ड था क्या? विच बोर्ड यू आर? यस सर, सीबीएसई बोर्ड का था, यूपी बोर्ड वाले नहीं पढ़े होंगे एंड फ्यू स्टूडेंट फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड भी होंगे। चलो तो शिवेंद्र एक बार आप बताओ क्या पढ़े थे आपने, याद है कुछ की भूल गए? हाँ, हीप में जो रन टाइम में एल्कोहॉल इधर से बताओ, कोड से बताओ, इस कोड सेक्शन से बताइए आप, फिर हिप पे जाओ। चलो चाहे हिप से ही बता दो जैसा तुम्हें इच्छा हो, चलो बाउंड नहीं करते। हीप में जो रन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट होती है, जो डायनामिकली एलोकेट करते हैं। हिप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करता है, राइट। और स्टैक में जो हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, जो लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, वो स्टैक में रहते हैं। और लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, हाँ ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम के लाइफ टाइम तक रहते हैं वो स्टैटिक डेटा पोर्शन में जाते हैं। जो इंटरनल कोड का होते हैं वो शायद वहाँ कोड में रहते हैं। इंटरनल कोड को थोड़ा सा डिफाइन करो, किसको इंटरनल कोड कह रहे हो? जैसे लूप अनरोलिंग के वेरिएबल हो गए, ये सब।
अच्छा, हमारा ओएस और जो बूट मेनू है वो कहाँ रहता है? वो तो फिर प्रोग्राम रहता है ना? लिंकर लोडर हाँ, उनका शायद स्पेसिफिकेशन कोई कोड या यहाँ इस सेक्शन में आता है। किसमें? जैसे मेमोरी मतलब कि जब प्रोग्राम रन करेगा तो उसको कैसे मेमोरी एलोकेट होगी ऑपरेटिंग हम्म, सिस्टम में, वो उन हम्म, सब का हैंडल कोड पोर्शन। हम्म। ये कोड पोर्शन था नहीं वैसे सकते से। आप ही ने तो कहा अभी कुछ टाइम पहले कि था। हाँ, कोड पोर्शन नहीं था। अच्छा, कोड वाला नहीं था, ओके, हाँ, स्टैटिक और डेटा और ये था, ओके। एनीबडी एल्स, कोई और है जो बताना चाह रहा है? यस, वंशिका, आप बताएंगे? No, sir, I didn't study it. ओके, कोई नहीं, चलो म्यूट कर लो, मैं बताता हूँ। अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंफॉर्मेशन है इसमें। ये जो कोड सेक्शन है, ध्यान से समझना। कोड, देखो, ये जो कोड है इसमें मशीन लेवल कोड, जैसे आपने कर्नल का नाम सुना होगा, एनीबडी सुना है कि नहीं सुना? मैं उस पर बात करूं या? चलो, यस सर। और हाँ, नहीं नहीं, अकेले आपने सुना है ना, तो एग्जाम्पल नहीं ले सकते। मैं और सिंपल ले लेता हूँ। जैसे ये समझो कि हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करते हैं। ऑन करते ही कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट होता है और चलने लगता है, उसको पता होता है कि एग्जीक्यूशन पोर्शन ना, जैसे बूट मेनू आपने सुना होगा कि सब वो प्रोग्राम ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, कोई तो फिक्स होगा जो उसको एग्जीक्यूट करके, जैसे पावर सप्लाई आता है उसको एग्जीक्यूट करके करता है। अब ध्यान से समझो इस कोड सेक्शन का मतलब क्या है। कोड सेक्शन में क्या कहता है, जैसे जो बूट मेनू है, बूट मेनू के बारे में सुना है ना आपने? जानते नहीं हो, सुना तो होगा, ठीक है। जैसे अगर देखना हो तो कभी भी लैपटॉप में देख लो, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, कि हम F5 या F6 और कुछ लैपटॉप में F1 F2 अल्टरनेट प्रेस करने पे भी आ जाता है, ओके। तो ये समझो कि प्रोग्राम के जो फिक्स कोड होते हैं, वो कोड हम क्या करते हैं ना, इस कोड सेक्शन में रखते हैं। क्यों रखते हैं और क्या इसका मतलब है, ये समझिएगा। कोड सेक्शन में रखने का मतलब, हम सबको रीडेबल की परमिशन तो देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं विंडो की बात करूं, तो ये स्क्रीन दिख रहा है ना सबको। अब विंडो में ये जो आइकॉन आइकॉन है विंडो, जो यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा है आपको, ये देखो फिक्स है। अगर मैं इस विंडो को, इस लोकेशन को चाहूँ कि विंडो यहाँ ना रख के यहाँ पे सेट हो, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो आप देखेंगे कि विंडो में नहीं कर सकते, ठीक है। जो विंडो, विंडो का मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ना मैं इसके जीयूआई में चेंजेस कर सकता हूँ, ना ही इसके कोड में कर सकता हूँ। जैसे आपने जो चीजें पढ़ी होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा आपने? यस, ऑपरेटिंग सिस्टम यस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब जैसे उसमें अपने कोड फिलोसफर, डायनिंग फिलोसफर, बहुत सारे रीड राइट प्रॉब्लम पढ़े थे, ठीक है। अगर वो सारी चीजें आप चाह रहे हो कि मैं अपने विंडो पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंप्लीमेंट करके देखना चाहता हूँ, तो विंडो आपको वो इंप्लीमेंट करने का परमिशन नहीं देता। आप अलग परमिशन, आप यूनिक्स में कर सकते हैं, लाइनक्स में कर सकते हैं, किसी भी ओपन, बट विंडो परमिशन नहीं देता, क्योंकि वो exe फाइल और वो सब देता है। अब ध्यान से इस कोड सेक्शन का मतलब समझिएगा, कि जो सिस्टम की प्रोग्रामिंग है, जो सिस्टम का कोड होता है, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, सेरेबल मोड पे या सेरेबल एरिया पे डाल देते हैं। इससे फायदा क्या है, और इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन भी हम लगाते हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं? कि इसको रीड कोई भी कर सकता है बट राइट नहीं कर सकता। फिर से मैं सेंटेंस को रिपीट करता हूँ, हम रीड कर सकते हैं बट राइट नहीं कर सकते। जैसे, ऐसा क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये विंडो कैसे स्टार्ट होगा, इसका कोड पड़ा हुआ है। तो भाई जिसको भी विंडो ओपन करना है, वो इस कोड को, इस एरिया को शेयर कर सकता है, ठीक है, रीड कर सकता है, कोई भी ओपन कर सकता है, बट अगर उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कर सकता। तो कोड सेक्शन में जितने भी सिस्टम कोड होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, और जो कि हमें परमिशन क्या करता है, इस एरिया में ये डिफाइन करता है, ठीक है, कि रीडेबल होगा, बट हाँ, उसको राइडेबल मतलब राइड नहीं कर सकते, रीड कर सकते हैं कोड सेक्शन। इससे फायदा क्या है? पता चला जो मैं कॉमन एरिया में जो चीजें डाला हूँ वो करप्ट हो गया, किसी वजह से सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, करप्ट हो गया, हाँ, तो हम फिर से उस ओरिजिनल डेटा को कॉपी कर सके, ठीक है। पता चला आपने चेंज कर दिया उसको, अब चेंज कर दिया तो दोनों, तो फिर उसको अपडेट करने में प्रॉब्लम हो गई। आइदर मैं प्रीवियस डेटा को फेच करूंगा जो मैंने चेंज किया, अदरवाइज जो प्रीवियस नहीं था वो चेंज करेंगे। स्टैटिक डेटा भी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक डेटा का क्या मतलब है? जैसे सिमन ने बहुत अच्छी लाइन एक बोली, कि उसका जो लाइफ टाइम होता है, जैसे अगर किसी चीज को मैं स्टैटिक डिफाइन कर लूं सी में, तो आप देखते हैं कि उसमें दो चीजें होती है। एक तो क्या है कि वो कंपाइल टाइम में होता है। कंपाइल टाइम में होने का क्या मतलब है? अगर मैं किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिफाइन किया हूं, तो उसमें दो चीजें होती हैं। ब्लॉक स्टार्टिंग सिंबल एक वर्ड का नाम है, तो
उतने डिटेल में नहीं जाते, बस इतना समझो कि स्टैटिक है तो इनिशियल वैल्यू हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। अगर वो स्टैटिक नहीं होता तो हमने सी प्रोग्राम में देखा है कि वो सारी चीजें क्या होती हैं, गार्बेज होती हैं। ठीक है, स्टैटिक एंड ग्लोबल, ध्यान से समझिए इस चीज को। स्टैटिक एंड ग्लोबल के केस में अगर कोई चीज स्टैटिक और ग्लोबल डिफाइन है तो इनिशियली बाय डिफॉल्ट हम उस वैल्यू को क्या करते हैं, 0 एलोकेट करते हैं। ठीक है, अब ये कौन करता है, ये ब्लॉक स्टार्टिंग में सिंबल, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर आप डीपली पढ़ना चाहें इसलिए मैं इस टॉपिक का नाम दे रहा हूँ। तो वो उसको 0 देता है, बाकी को अलग रखता है। उसके बाद हमारा आता है स्टैक। ठीक है, अब जैसे हम स्टैक को यूज करते रहते हैं, ठीक है, और हिप, ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं स्टैक ओवरफ्लो, ये डायनेमिक एलोकेशन होता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करते 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 बढ़ते जाता है, ये इधर से बढ़ता है उधर से बढ़ता है। तो जब ये दोनों एकदम मिल जाता है या तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाती है। ये जो पूरा डायग्राम, अरे टाइम हो गया, ठीक है, ये जो टोटल डायग्राम है आपका, ये रन टाइम इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे नोट्स मैंने भेजे हुए तो एक बार देख लो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको और बताते हैं कैसे क्या करता है। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। आफ्टर दैट यू कैन मूव।